बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 है। जैसा कि ये मैंने डिस्कस द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो पेश की गई। तो Pakistan came into being on 14 August 1947. All the time of creation of Pakistan, there was no any constitution in Pakistan. पाकिस्तान बनने के बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था हमारे पास। तो कायदे आज़म ने जो है वो 1935 का जो एक्ट था उसमें कुछ सर्टन अमेंडमेंट करके एक रियासत के मामलात को आगे चलाने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की कि ताकि फंक्शंस ऑफ स्टेट जो हैं वो चलाए जा सकें। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 है, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान, उन्होंने ये पेश की थी। और ये जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी पाकिस्तान की उसमें ये पेश की गई और 12 मार्च 1949 को जो है वो ये करारदाद मकासद जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये मंजूर हुई। तो अब इसके जो है हम सैलेंट फीचर्स जो हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये हेडिंग आप नोट कर लें कि ये बताया जाएगा कि जो नुमायाँ खदोखाल थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 की वो क्या थे। तो उसमें सबसे पहले जो था, जो बेसिक पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो था वो नंबर 1 था कि सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। फर्स्ट हेडिंग जो है सैलेंट फीचर्स की वो है सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। इक़्तिदार आला की ज़ात अल्लाह ताला है। नंबर 1 है तो इसमें आप देखेंगे कि sovereignty belongs to Allah Almighty alone, but He has delegated to the state of Pakistan and through its people to be exercised as a sacred trust within the limits imposed by Him। कि इक़्तिदार आला की ज़ात जो है वो अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने एक अमानतन जो इख्तियारात हैं वो गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसके तहत स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान जो है उसके निज़ाम को चलाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले तो ये मुकद्दम था कि जी ये इक़्तिदार आला का जो है वो मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है। इसमें सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इस्लामिक डेमोक्रेसी। इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ाया जाएगा। स्टेट विल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड ऑटोमेटिकली थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी विल बी एक्सरसाइज्ड इन द कंट्री। ठीक है। उसमें ये
एक अहम पहलू ये भी था कि जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है, इसके तहत जो मुल्क में निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए इम्पोर्टेंट थिंग जो है, उसके तहत अवाम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का इंतखाब करेंगे, जिनके ज़रिए निज़ाम हुकूमत चलाया जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा अहम जो है वो फीचर है इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इस्लामी असूल जो हैं वो इस मुल्क के फंक्शंस को चलाने के लिए, इस मुल्क में जो बाशिंदे रह रहे हैं उन पर जो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी वो इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है इस मुल्क के निज़ाम को चलाया जाएगा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट फीचर था कि इस्लामिक वे ऑफ लिविंग। पाकिस्तान में जो बाशिंदे, जो शहरी यहाँ पर रह रहे हैं, उनका वे ऑफ लिविंग जो होगा वो इस्लामिक होगा। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। करारदाद मकासद में ये बुनियादी मुसलमान असूल ये भी तय किया गया कि जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। एडिकेट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द माइनॉरिटीज़ टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजियस एंड डेवलप द कल्चर एंड ट्रेडिशन। के जो पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने मज़हबी अकायद के मुताबिक अपनी जो इबादत कर सकेंगी, अपना सकाफ़त और कल्चर के मुताबिक जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकेंगी। और करारदाद मकासद में नेक्स्ट जो इसमें मैं इसका जो है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तयन भी कर दिया गया कि जो निज़ाम हुकूमत होगा वो किस तरह का होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेल करेगी, वफाकी तर्ज़ हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में होगा। ये करारदाद मकासद का जो एक अहम फीचर है। पाकिस्तान शैल बी ए फेडरेशन इन विच प्रोविंसेस विल इंजॉय ऑटोनॉमी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। कि हाँ, पाकिस्तान जो था 4 सूबों पर मुश्तमिल था और 4 प्रोविंसेस के ऊपर जो है वो एक फेडरेशन का तस्वर जो है वो पाकिस्तान की सूरत में है। तो सूबों को विद इन द लिमिट्स जो है वो ऑटोनॉमी बतौर ऑटोनमस जो है वो ख़ुद मुख्तारी तो हासिल थी, लेकिन तर्ज़ हुकूमत जो था वो वफाकी तर्ज़ हुकूमत के तहत जो है वो मुल्क का निज़ाम चलाया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है करारदाद मकासद का वो है फंडामेंटल राइट्स। 7 नंबर पे मैंने आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी आज़ादी होगी। फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप, एसोसिएशन शैल बी गारंटेड टू ऑल द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स से मुराद ये ली जाएगी कि हर कोई जो है वो बराबरी की बुनियाद पर यहाँ पर पाकिस्तान का शहरी होगा, उसको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होंगे उसके पास। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, अज़हार राय जो है उसकी सोचने की आज़ादी होगी हर किसी को हमारे मुल्क में। इबादत करने की आज़ादी होगी, एसोसिएशन की आज़ादी होगी। तो ये आपके जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो भी करारदाद मकासद का एक अहम हिस्सा थे इस मुल्क को चलाने के लिए। उसके बाद एक और अहम इम्पोर्टेंट जो फ़ीचर जो है वो उसका करारदाद मकासद में ज़िक्र किया गया, फ्री जुडिशरी, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट एंड विल वर्क विदाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर। किसी मुल्क को चलाने के लिए जो है वो एक आज़ाद अदलिया का होना ज़रूरी है।
तो करारदाद मकासद में ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इस मुल्क में जो है एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट जो है वो जुडिशरी जो है वो होगी, ताकि लोगों को अपने मामलात में इंसाफ मुहैया हो सके। और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फ़ीचर है करारदाद मकासद में, वो है नेशनल लैंग्वेज, कि हमारी जो कौमी ज़बान है उसका भी तयन कर दिया गया कि जी हमारी कौमी ज़बान जो है उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। करारदाद मकासद में ये बात भी वाज़ेह कर दी गई कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान होगी वो उर्दू होगी, क्योंकि एक फ़ेडरेशन का तसव्वुर था। तो फ़ेडरेशन को जो चारों प्रोविंसेस में मुख्तलिफ़ मकामी जो ज़बानें थीं, वो फ़ेडरेशन के अंडर जो है उर्दू को वो कौमी ज़बान करार दिया गया। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, अब सरहदें क्या हैं, उसमें वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, लैंड एंड एयर बाउंड्रीज़, जो एक तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो समंदरी हक़ाइक़ हैं, जो हवा के हक़ाइक़ हैं, फ़ज़ाई मामलात हैं, ठीक है, ये सारी बाउंड्रीज़ जो हैं उनका तयन किया जाएगा। उसके बाद जो 11 नंबर पर हम फ़ीचर डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ लॉ, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, ये हेडिंग में आपको बता रहा हूँ। इट वाज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट सोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान इज़ होली कुरान एंड सुन्ना। नो लॉ कैन बी फॉर्म्ड इन पाकिस्तान विच इज़ अगेंस्ट द होली कुरान एंड सुन्ना। कि सोर्स ऑफ लॉ क्या होगा, कानून का मंबा जो है, कानून के जो ज़राए हैं जहाँ से कानून अखज़ किए जाएंगे, जिनको मद्देनज़र रखते हुए, वो क्या चीज़ें हैं। वो दो चीज़ें बयान कर दी गई करारदाद मकासद में कि कुरान एंड सुन्ना। अगर कोई भी ऐसा कानून जो पाकिस्तान में बनाया जाएगा जो अगेंस्ट द कुरान एंड सुन्ना होगा, अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम होगा, ठीक है, तो वो नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। ये भी करारदाद मकासद में कि जो कानून साजी लेजिस्लेशन की जाएगी पाकिस्तान में, वो किस तरह की जाएगी, उसका भी तयन कर दिया गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो न्यूली बोर्न कंट्री था, मार्ज़ वजूद में आया था, कई मुश्किलात थी, कई मामलात थे। तो करारदाद मकासद में ये भी वाज़े तौर पर एक पॉइंट रखा गया कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पर जो है डेवलपमेंट की जाएगी। इट वाज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1949 दैट remote or backward areas should be developed equally to other developed areas of the country। कि जैसे कराची तो डेवलप एरिया था, लाहौर डेवलप एरिया था, तो मुल्क के जो दूसरे एरियाज़ थे उनको भी इक्वली डेवलप किया जाएगा। वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को वही सहूलियात, वही जो है वसाइल मुहैया किए जाएंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट था वो है कि आंसरेबल गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पाबंद कर दिया गया कि गवर्नमेंट अपने अवाम को जवाब दे है। कोई भी मामलात हैं तो उनमें गवर्नमेंट जो होगी वो जवाबदेह होगी कि वो स्टेट की वेलफेयर के लिए, पीपल्स की वेलफेयर के लिए, इस स्टेट में रहने वाले बाशिंदों की वेलफेयर के लिए वो क्या इक़दामात कर रही है। तो इट वाज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द पाकिस्तान वुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड बी बाउंड टू मेक द decision according to public opinion
एंड आंसरेबल टू दी पीपल, कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ पर जो है अवाम की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए काम किए जाएंगे और वो गवर्नमेंट यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के हकूक़ के बारे में आंसरेबल होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका भी तयन करारदाद मकासद में किया गया कि इन 1949 इट वाज डिक्लेयर्ड दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वुड बी इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कंसेप्ट्स, कि जो इस्लामी कंसेप्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है इस मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, इस गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। उनको मद्देनज़र रखते हुए, उन बुनियादी मुसलमा असूल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो तयन किया जाएगा डेमोक्रेटिक सिस्टम का गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जी डेमोक्रेटिक जमहूरी निज़ाम, ठीक है, डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो सियासी निज़ाम इस मुल्क में होगा, निज़ाम हुकूमत, तर्ज़ हुकूमत जो चलाया जाएगा वो किस तरह का चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा इस्लामिक कंसेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि इस्लाम जो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कुरान एंड सुन्ना सोर्स ऑफ लॉ, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो किया जाएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो है कि नेशनल डेवलपमेंट, जो 15 नंबर पर हम हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं इसमें, कि जो कौमी सतह पर तरक्की की जाएगी नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो असूल मुतय्यन किए जाएंगे वो किस तरह होंगे। इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड इन 1949 दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, government should provide equal opportunities to the people for economic and social development of the people. Government will take all possible steps in its regards, कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बाशिंदों को मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर, इकनॉमिकली एंड सोशली तमाम वो वसाइल प्रोवाइड करेगी जिससे यहाँ के रहने वाले बाशिंदों की तरक्की में जो मौक़े पैदा किए जा सकें। तो ये हमने जो है 15 पॉइंट्स जो हैं इनके डिस्कस किए हैं आपको, कि करारदाद मकासद में जो इसके सैलेंट फीचर्स हैं वो बुनियादी तौर पर 1949 में फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने ये करारदाद मकासद पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में पेश की। और इसके मकासद क्या थे? इसके मकासद ये थे कि एक मुल्क को किस तरह आगे लेके चलाया जाएगा। तो उसमें उन्होंने जो मेंशन किए उसमें सवर्निटी ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ताला इक़्तिदार आला का मालिक हैं, जो इख्तियारात हैं वो इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को अल्लाह ताला ने बतौर अमानत दिए हैं जिनको वो इस्तेमाल करेंगे। इस्लामिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था करारदाद मकासद में, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक वे ऑफ लिविंग इस मुल्क में होगा, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अक़लियतें थीं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसके बाद फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तयन किया गया करारदाद मकासद में। फ़ंडामेंटल राइट्स जो थे उनकी बाबत गारंटी दी गई कि फ़ंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। फ्री जुडिशरी जो है, इंडिपेंडेंट आज़ाद अदलिया का जो तस्वर था वो भी इसमें करारदाद मकासद में उन्होंने
दिया। नेशनल लैंग्वेज का तयन किया गया कि हमारी कंट्री में जो है वो नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, जो ज़मीनी लिमिट्स थी, जो फ़ज़ाई लिमिट्स थी, जो समंदरी हदूद थी, उनका तयन किया जाएगा। तो सोर्स ऑफ लॉ के बारे में भी तयन किया गया कि सोर्स ऑफ लॉ जो है वो कुरान एंड सुन्ना होगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको तकाबल करते हुए जो तरक्की याफ्ता हमारे इलाके हैं उनके बराबर उनको जो है वो लाया जाएगा। उसके बाद आंसरेबल गवर्नमेंट का तयन जो है वो भी करारदाद मकासद में किया गया कि जो मुंतखब हुकूमत है वो अपने अवाम के आगे, पीपल्स ऑफ पाकिस्तान के आगे वो जवाबदेह होगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका तयन किया गया कि पाकिस्तान में जो है वो इस्लामिक कंसेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको नाफिज किया जाएगा। उसके बाद जो नेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, कि यहाँ के रहने वाले जो बशिंदे हैं उनको माशरती तौर पर और उनको माशी तौर पर इकनॉमिकली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि डेवलपमेंट के मौके हों। तो इसमें अब हम जो इसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। The objective of establishment of Pakistan has been achieved by the Muslims of South Asia through this resolution. नंबर 1 तो ये इसका हो गया। The objective resolution has attained the status of चला गया। तो इस तरह जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी इसने एक न्यूली बोर्न कंट्री को उसके निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए जो बुनियादी मुसलमा असूल्स वज़ा किए गए, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तौर पर 1935 का जो एक्ट था उसमें कुछ सर्टन अमेंडमेंट्स तरमीम करके मुल्क का निज़ाम हुकूमत चलाया। उसके बाद 1949 में फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान ने करारदाद मकासद जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में उन्होंने पेश की। तो अब उसके बाद इसका मकसद क्या था कि एक न्यूली बोर्न कंट्री के लिए एक समत का तयन कर दिया जाए कि उसको किस तरीके से चलाना है। तो ये इसमें ऐसे कवानीन वज़ा कर दिए गए, ऐसे मुसलमान असूल वज़ा कर दिए गए। इसके हमने आज खदोखाल, बुनियादी खदोखाल, साइलेंट फीचर्स डिस्कस किए हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये मुल्क आगे चला और इन्हीं करारदाद मकासद को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो इस वक्त मौजूदा तौर पर पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है तो उसका अमल लाया गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो करारदाद मकासद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 है उसके नुमाया साइलेंट फीचर्स जो थे उनके मुतल्लिक़ था। तो थैंक यू। इसको ऑफ कर दें।